तो ये टेस्ट के बारे में आप लोगों को बता दिया। अब चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फ्रिक्शन हम लोगों ने स्टार्ट किया था, तो फ्रिक्शन में क्या क्या चीजें थी? फ्रिक्शन में मैंने बताया था कि क्या है, एक इनविजिबल अपोजिंग फोर्स है जो मोशन को क्या करता है, अपोज करता है, किसी भी मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। और ये क्या है, सेल्फ एडजस्टिव इन नेचर, सेल्फ एडजस्टिव इन नेचर, सेल्फ एडजस्टिव इन नेचर। इसमें कुछ लिखा था मैंने, फ्रिक्शन के बारे में लिखा दिया था ना, ठीक है। चलिए आगे लिखिए। मैंने बोला था कि अगर कोई फोर्स है, मान लीजिए कोई ब्लॉक है, इस पे फोर्स F लग रहा है, तो इस पे अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगेगा? ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, इधर लगेगा, ये क्या होगा, F। और अगर ये रेस्ट पे है, अगर ये रेस्ट पे है तो F बराबर क्या होगा, F बराबर F। इफ ब्लॉक A is at rest, A रेस्ट पे, if A is moving, if A is moving then क्या व्हाट, F माइनस F बराबर M इंटू A, यही तो होगा, F माइनस F बराबर M इंटू A। नेट फोर्स क्या होगा, इधर फोर्स लग रहा है और पीछे क्या लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स को क्या करेंगे, स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं, तो F माइनस F बराबर ma। क्या है ये, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F एक्सटर्नल इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। बात समझ में आई? ठीक है, इसको लिख लीजिए। चलिए आगे चलें। ठीक है, अब देखिए, वाई मोशन अराइज, वाई द फ्रिक्शन फोर्स अराइज, ऐसा हेडिंग डाल दो, वाई द फ्रिक्शन, वाई द फ्रिक्शन फोर्स अराइज, फ्रिक्शन फोर्स अराइज, वाई द सेम, ये देखिए अगर इस पे फोर्स लग रहा है F और पीछे फोर्स क्या लग रहा है, F, और ये ब्लॉक मान लीजिए A है, और अप्लाइड फोर्स जो है, अप्लाइड फोर्स इक्वल टू F इक्वल टू 1 इंटू T न्यूटन। इक्वल टू देखो, एफ जो है अप्लाइड फोर्स जो है वो वेरिएबल में मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, वेरिएबल मान लेता हूं। और टी क्या है, इसका वैल्यू क्या है, एफ इक्वल टू 1 इंटू टी न्यूटन, मतलब टी न्यूटन। अगर 1 सेकेंड में क्या है, अगर हम टी बराबर 1 सेकेंड बोले, टी बराबर 1 सेकेंड, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन। तो टी बराबर 1 तो एफ बराबर 1। टी हमारा क्या है, सेकेंड में है, और ये क्या है, न्यूटन में है। ठीक है, और अगर t बराबर 2 तो f बराबर 2, t बराबर 3 तो f बराबर 3, ऐसे डॉट डॉट करते आएंगे। और t बराबर मान लीजिए अगर 19 है तो f बराबर 19।
हमने ये माना है कि इस फोर्स का एक लिमिटिंग वैल्यू है। क्या है? लिमिटिंग वैल्यू है, वो है 19 न्यूटन। देखिए कोई भी, जैसे कोई भी मटेरियल है, इस पे मान लो F फोर्स लग रहा है तो तुरंत तो मूव करेगा नहीं, वो फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, इसको रोकने की कोशिश करेगा, फ्रिक्शन फोर्स उसको रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन रोकने की भी उसकी एक क्षमता होगी ना, उसकी एक क्षमता होगी, उसको क्या बोलेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। अगर ये F को हम बढ़ाते चले जाएं धीरे धीरे करके, जैसे 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, समय के साथ क्या कर रहा है, अप्लाइड फोर्स बढ़ रहा है, तो t बराबर 19 सेकंड पर, t बराबर 19 सेकंड पर अप्लाइड फोर्स कितना हो जाएगा, 19 न्यूटन, और लिमिटिंग फोर्स भी हमारा 19 न्यूटन है। तो ये जो बॉडी होगी, ये कितना हो जाएगा, 19 न्यूटन, और ये अप्लाइड फोर्स कितना हो जाएगा, ये भी 19 न्यूटन। तो ब्लॉक इज एट द वर्ज ऑफ मोशन, एट द वर्ज ऑफ मोशन, वर्ज मतलब मोशन होने के एकदम किनारे पर है। जैसे ही अप्लाइड फोर्स हल्का सा बढ़ेगा, मोशन विल स्टार्ट, मोशन विल स्टार्ट। ये बात समझ में आ रही है? तो अच्छा ये बताओ, इस फोर्स को कहते क्या, इसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन वेरिएबल है, स्टैटिक फ्रिक्शन स्टैटिक नहीं है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, वेरिएबल है। ये कॉमन कंफ्यूजन होता है, लोग सोचते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन है तो मतलब वो फिक्स होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या फिक्स होगा, नहीं, अप्लाइड फोर्स के मतलब ये स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, अप्लाइड फोर्स के बराबर ही होता है जब लिमिटिंग वैल्यू से अप्लाइड फोर्स कम होता है। बोलो किस पे, मास पे डिपेंड करेगा। अभी तो आएगा ही, म्यू एफ एल इक्वल टू म्यू इंटू एन, एफ एल इक्वल टू म्यू इंटू एन, तो एन बराबर एम जी, तो मास पे डिपेंड तो करेगा ही ना। जैसे ये बताओ कि इसको मूव करने में ज्यादा फोर्स लगेगा या टेबल को मूव करने में ज्यादा फोर्स लगेगा, टेबल को। क्यों, क्योंकि इसका नॉर्मल फोर्स क्या है, ज्यादा है, वो भी एक स्टेप आगे का चीज है। अभी पढ़ा रहा हूं, अभी उसके डिफिनेशन लिखाऊंगा तो समझ में आएगा। ठीक है, अभी हम लोग क्या समझ रहे हैं, अभी हम लोग समझ रहे हैं कि अप्लाइड फोर्स जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे वैसे, मैंने बोला 10 न्यूटन है, मान लीजिए इसका लिमिटिंग फोर्स है 19 न्यूटन और मैंने 10 न्यूटन लगा दिया, क्या मूवमेंट हो जाएगा, नहीं होगा। अच्छा 10 न्यूटन लगाया तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, 10 न्यूटन ही होगा। मैंने कहा 11 न्यूटन लगाया, अब फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, 11 न्यूटन होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रहा है, अपने आप को चेंज कर रहा है। अच्छा मैंने बोला 0 न्यूटन लगाया तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, 0 जगह, कोई फ्रिक्शन अराइज नहीं होगा। मतलब बॉडी किसी रेस्ट पे रखी हुई है, बॉडी यहाँ पे रेस्ट पे रखी हुई है, तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स कितना है, 0 है, क्यों मूवमेंट हो ही नहीं रहा है, फोर्स हमने लगाया ही नहीं है, तो मूवमेंट होगा क्यों। तो फ्रिक्शन फोर्स कब आएगा, फ्रिक्शन फोर्स अराइजेज व्हेन वन बॉडी मूव और ट्राई टू मूव ओवर अनदर बॉडी। जब वन बॉडी सेकेंड बॉडी पे क्या करेगी, मूव होना चाहिए, या भाई हमेशा हो थोड़ा ना जाएगी मूवमेंट, उसकी लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होगा तभी मूव होगा। जैसे मैं इसको घसीट रहा हूं, फोर्स तो लगा रहा हूं ना, लेकिन नहीं मूवमेंट हो रहा, लेकिन जब जोर से लगाऊंगा इसके लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाएगा, तब ये क्या करेगा, मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे दीवार को तुम फोर्स लगा रहे हो, मूव तो कर नहीं रही है, लेकिन क्या क्रेन से मूव करोगे तो हो जाएगा, बिल्कुल मूव हो जाएगा, तो टूट ही जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा, वो अलग चीज है। ठीक है, लेकिन पहाड़ वहाड़ का आप सोच सकते हैं, बड़ा पत्थर सोच सकते हैं, आपसे मूव नहीं हो रहा, आपसे मूव नहीं हो रहा, इसका मतलब मूव ही नहीं हो सकता है, आप उस पर अपना उतना फोर्स अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। आप जो उसका लिमिटिंग, भाई उसका मास ज्यादा, पत्थर का मास ज्यादा, तो उसका लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा, तो आप क्या उतना अप्लाइड फोर्स लगा सकते हैं, नहीं लगा, तो आपसे नहीं मूव कर रहा है। कोई हल्की चीज है तो उसका मास कम, उसका लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कम, तो उसका मूवमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, अभी वो आगे के नेक्स्ट स्टेप है, इतना हम पढ़े, इतना लिख लीजिए। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे कि, लिखिए एक लाइन लिखिए, फोर्स इज एफ बराबर टी, एफ बराबर टी लिखो, पहले ये ब्लॉक बनाओ, उसके बाद एक दो लाइन लिखो, लिखाते हैं। एफ बराबर टी लिख लिया, 1 इंटू टी न्यूटन, देन लिखिए एट टी सेकेंड, suppose the block will start to move at t seconds, suppose the block start to move when t is equal to 19 second, when t is equal to 19 second।
व्हेन टी इज इक्वल टू 90 सेकेंड। ठंडी लग रही है, हमें तो गर्मी लग रही है। टी इज इक्वल टू 90 सेकेंड, ठीक है। अब लिख लो फ्रिक्शन फोर्स, ये सारी चीजें लिख ले। टी इज इक्वल टू 1, एफ बराबर 1 न्यूटन है। उसके बाद लिख लो मैक्सिमम एफ एल, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स लिख लीजिए। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? अच्छा 19 न्यूटन, हमेशा कोई पूछा लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स क्या, आपने बोला 19 न्यूटन। 19 न्यूटन बोलोगे? नहीं, ये केस माना है हमने। क्या है? एक केस माना है हमने। तो क्या है लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स? इस केस में मैंने क्या माना है? 19 न्यूटन। तो 0 to 19 जब हम अप्लाई कर रहे हैं 0 to 19, तो ब्लॉक क्या है? ब्लॉक ए इज एट रेस्ट, ब्लॉक ए इज एट रेस्ट। और 19 के बाद क्या होगा? 19 के बाद क्या होगा? ब्लॉक विल बी इन मोशन, ब्लॉक विल बी इन मोशन। नोट करिए इसको। F बराबर 10 न्यूटन, F बराबर 10 न्यूटन, F बराबर 10 न्यूटन, ब्लॉक विल नॉट मूव, ब्लॉक क्या करेगा? मूवमेंट नहीं होगा। ये बात सबको समझ में आ रही है? फ्रिक्शन समझ में आ रहा है क्या होगा? ब्लॉक रेस्ट पे है, फोर्स क्या होगा? फोर्स इज इक्वल टू, बताओ, जब ब्लॉक रेस्ट पे है तो क्या होगा अप्लाइड फोर्स बराबर? क्या हमेशा? बताओ निशा, बताओ बताओ, तुम लोग की शक्ल देख के लगता है समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा। बताओ, जब ब्लॉक रेस्ट पे है बेटा तो अप्लाइड फोर्स किसके बराबर होगा? फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होगा। जितना हम इस पे लगाएंगे क्या फ्रिक्शन भी उतना ही लगाएगा? देखो भी समझा देते हैं, लिखो अप्लाइड फोर्स बराबर फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। चलिए हमने लगाया इस पे F, और इसने कितना लगाया? मान लो F बराबर 10 न्यूटन लगाया, तो इसने 0 लगाया, सपोज दैट। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या है? 0 है। तो मूवमेंट हो गया? रेस्ट पे रहा? नहीं रहा। अभी हमने लगाया 10, इसने लगाया 8, तो नेट फोर्स कितना? 2 न्यूटन। अभी आगे चला गया, आगे चला गया ना। और हमने लगाया कितना? 10, और पीछे लग गया 12। हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। फ्रिक्शन फोर्स हमारे अप्लाइड फोर्स से कभी ज्यादा हो ही नहीं सकता है। फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा कैसे हो जाएगा? क्या ये इसको घसीट के अपने पास लेके चला जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता। हमने ये एराई से क्यों होता है? जब अप्लाइड फोर्स लगाते हैं उसकी वजह से। अब हमने लगाया कितना? 10, तो पीछे कितना लगा? 10, तभी तो ये रुका हुआ है, तभी तो ये रुका है। अगर 10 से ज्यादा हो जाता इस डायरेक्शन में तब तो इधर मूव कर जाता, और इधर तो 10 ही लगाया हमने, मूवमेंट कहाँ हो सकता है? नहीं हो सकता। तो हमारा क्या लिमिटिंग फ्रिक्शन तक, कहाँ तक? लिमिटिंग फ्रिक्शन तक। और हर ब्लॉक की क्या होगी? अभी लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है बाद में पढ़ेंगे। सपोज दैट कि इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है? 19 न्यूटन। क्या है? 19 न्यूटन। अगर 19 न्यूटन है तो हम 19 न्यूटन तक जितना फोर्स लगाएंगे तो अप्लाइड फोर्स क्या होगा? मान लो 18 न्यूटन लगाया तो फ्रिक्शन फोर्स कितना आया? 18 ही न्यूटन आएगा। ब्लॉक क्या है? रेस्ट पे।
अगर हमने कहा नहीं 18.5 18.5 तो अब कितना आया 18.5 आया। ठीक है, अब मैंने 19 लगाया तो कितना आया 19। अभी भी मूवमेंट है नहीं है, मूवमेंट जस्ट होने वाला है। अब जैसे उससे आगे बढ़े, हमने लगाया 25 न्यूटन, अब बताओ फ्रिक्शन फोर्स कितना 25 कितना 19, उसकी कैपेसिटी 19 न्यूटन की है, उससे ज्यादा उसकी कैपेसिटी नहीं है। आपने अच्छा आपने लगाया 50, अब बताओ कितना 19, क्योंकि उसकी कैपेसिटी कितनी है 19 ही है। तो जब हम जीरो से लेके एफएल तक, जीरो से लेके एफएल तक अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू द फ्रिक्शनल फोर्स। अच्छा 2 न्यूटन लगाया तो फ्रिक्शन फोर्स कितना 2 न्यूटन, 2 न्यूटन लगाया तो 2 न्यूटन नीचे रोक लेगा उसको। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो जीरो से लेके एफएल तक क्या होगा अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, और उसके बाद हम बढ़ेंगे अगर, तब अप्लाइड फोर्स बराबर होगा फ्रिक्शनल फोर्स के नहीं होगा, तब बराबर नहीं होगा, तब फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। जब बॉडी मोशन में आ जाएगी तो फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा कांस्टेंट में हो जाएगा, और जब बॉडी रेस्ट पे है तो फ्रिक्शन फोर्स क्या है वेरिएबल है। बात समझ में आ रही है। स्टैटिक फ्रिक्शन इज वेरिएबल एंड डायनेमिक फ्रिक्शन इज कांस्टेंट। थोड़ा अटपटा लगता है सुनने में ना, तो स्टैटिक है तो स्टैटिक रहना चाहिए ना, कंफ्यूजन होता है ना। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है वेरिएबल है, और डायनेमिक फ्रिक्शन क्या है कांस्टेंट है। बट डायनेमिक शब्द सुन के लगता है अच्छा ये तो वेरी हो रहा होगा, वेरी हो रहा है नहीं, क्या है कांस्टेंट। तो इसका एक ग्राफ है, ग्राफ हम लोग आज चर्चा करेंगे। लिख लो कि इसका ग्राफ हम बनाते हैं अप्लाइड फोर्स। ये समझ में आ गया, ये कहानी समझ में आई। ठीक है, साइड हो जाए, चलिए नोट करिए। नोट हो गया, समझ में आया। फ्रिक्शन का बेसिक सबको समझ में आ गया, अभी समझ में आ गया, लेकिन घर जाएंगे तो भूल जाएंगे, भूल जाएंगे नहीं, रिवाइज करेंगे। हाँ चलो रिवाइज कर लेना, नहीं तो स्टैटिक डायनेमिक में बहुत कंफ्यूजन होता है, बाद में कंफ्यूजिंग हो जाता है ये। अभी समझ लोगे तो याद हो जाएगा। आगे चलें, ठीक है। नए बच्चे आए हैं काफी, तुम दोनों नए हो बच्चों, आप सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में आप दोनों नए हो, और कौन है नया आप हो। समझ में आ रहा है कुछ आज, समझ में आ रहा है, आ रहा है। पहली क्लास समझ में आना बहुत बड़ी बात है। चलो आ रहा है, अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, तो एक तरफ हम करते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, एक तरफ करते हैं अप्लाइड फोर्स। ग्राफ बिटवीन फ्रिक्शनल फोर्स एंड अप्लाइड फोर्स, हेडिंग डालिए।
थोड़ा इसको डेटा की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। डेटा कोई फिक्स नहीं है, ये मत समझिए 19 न्यूटन ही होगा, ठीक है, लेकिन मैंने उसको मान लिया, लिमिटिंग फोर्स कितना मान लिया, 19 न्यूटन मान लिया, तो उसको हम यूज कर लेते हैं थोड़ा सा। 19 न्यूटन और यहाँ पे भी आ गया 19 न्यूटन। देखिए आपने लगाया 1 न्यूटन, कितना आया 1, आपने लगाया 2, कितना आया 2, तो y बराबर mx, y बराबर mx, m बराबर 1, तो y बराबर x, y बराबर x की लाइन क्या होती थी, स्ट्रेट लाइन होती थी एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या माना है, जो अप्लाइड फोर्स F है वो क्या है 1 इंटू टी, तो ये क्या हो जाएगा, ये टी लाइन हो जाएगी, ठीक है ना। इसको छोड़िए, ये समझिए कि आपने फोर्स F लगाया, अगर 1 न्यूटन लगाया तो कितना आया 1 न्यूटन, अगर 2 न्यूटन लगाया तो कितना आया 2 न्यूटन, 3 लगाया तो 3 न्यूटन, तो ये क्या है स्ट्रेट लाइन है, कहाँ, अच्छा 18 न्यूटन तो कितना 18, 19 तो कितना 19, अच्छा उसके बाद 20 लगाया तो कितना 19, 21 लगाया तो कितना 19, 25 लगाया तो कितना 250 लगाया तो कितना 19, ठीक है ना। कितना भी लगाते चले जाएंगे, अप्लाइड फोर्स देखो इधर बढ़ता जा रहा है, इधर हम 19 है ना, आगे क्या होगा बढ़ता जाएगा। अगर हम अप्लाइड फोर्स बढ़ाते चले जाएं तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना आ रहा है, देखो बेटा ये इस पे वैल्यू क्या आ रही है, ये इस पे वैल्यू क्या आ रही है, ये वैल्यू कितनी है 19 से थोड़ी सी कम है, 19 से थोड़ी सी कम है। अब ये भी समझा देता हूं क्यों कम है, ठीक है ना। आपको कल पढ़ाया था कोल्ड वेल्डिंग और अपर्चर एरिया, ये सब बताया था ना थोड़ा बहुत, तो इसमें था कोल्ड वेल्डिंग और इंटरलॉकिंग। देखो अभी इसको आगे लिखाऊंगा अभी, कि जैसे मैंने बोला कि ब्लॉक जो है, ब्लॉक क्या है, इसके ऊपर रखा हुआ है, कोई सरफेस है, ब्लॉक रखा हुआ है, तो सरफेस को अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें, आप लोगों ने देखा भी होगा, तो कैसे होता है, ठीक है, ये मान लो ये सरफेस है आपकी, ठीक है ना, और ये ब्लॉक रखा हुआ है आपका, मतलब दोनों में क्या है इररेगुलरिटी है, एकदम आप उससे देख रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं हिंदी में, हाँ सूक्ष्मदर्शी, हाँ सूक्ष्मदर्शी बोलते, कुछ और बोलते हैं। इंटरनेट कॉलेज में होता, चलता नहीं है कहीं भी, सरकारी में तो नहीं चलता, चलता ना, बड़ी बात है। तुम नवोदय से पढ़ी हो ना, हाँ नवोदय में चलता होगा, और लोगों में सब जगह चलता था, देखा आप लोगों ने, चलो अच्छी बात है। तो उस पे अच्छा ये ब्लॉक तो दिखाया नहीं होगा, ब्लॉक तो दिखाया नहीं गया, ठीक है। अगर दोबारा मौका लगे तो एक बार एक कागज को लेके जाइएगा, उसको क्या करिएगा, या दफ्ती के कागज को ले जाइएगा, उसको देखिएगा, तो उसकी सरफेस क्या होगी इररेगुलर होगी, सपोज दैट, समझ लो बहुत बड़ी चीज नहीं है बेटा। तो इस पे ब्लॉक लगा है, इररेगुलरिटी है, तो ये क्या है, ब्लॉक खांचे में क्या है बेटा फिक्स है, तो इसको बोलते हैं कोल्ड वेल्डिंग, मतलब एक होती है वेल्डिंग गर्म करके, और एक अपने आप वेल्डिंग है, तो इसको क्या बोलेंगे कोल्ड वेल्डिंग, हाँ ठंडा है तभी वेल्डिंग है। और उसके बाद क्या है, इसको इंटरलॉकिंग भी बोलते हैं, क्या बोलती हैं इंटरलॉकिंग। और जब इसमें एफएल लगता है बेटा, जब एक बार बॉडी मोशन में आने वाली होती है, तब क्या होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होता है, क्योंकि जो बॉडी है, ब्लॉक है, वो इंटरलॉकिंग और कोल्ड वेल्डिंग से सरफेस के साथ अटैच होता है, और जैसे ही ये मोशन में आता है तो कोल्ड वेल्डिंग इंटरलॉकिंग क्या होती है ब्रेक हो जाती है, तो हल्का सा हमारा फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाता है कम हो जाता है, फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाता है कम हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, क्या बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। तो हमारा फोर्स क्या है थोड़ा सा कम है, अच्छा बहुत थोड़ा सा ही कम होता है, ये नहीं कि बहुत ज्यादा, ये 19 न्यूटन है तो ये क्या होगा 18.9, 18.9, अच्छा 18.9 को तो तुम 19 वैसे ही कर देते हो, 0.1 या 0.2 बस मैक्सिमम, 18.9 या 18.8 न्यूटन, इतना ही अंतर आता है। तो ये जो डिफरेंस है ये कितना है, डिफरेंस है ये है 0.1 और 0.2 न्यूटन का, 0.1 और 0.2 न्यूटन का। क्या इसके बाद जब ये काइनेटिक रहेगा, जब हम फोर्स अप्लाई कर, तब तो बॉडी एक बार मोशन में आ गई, मोशन में है, ठीक है, अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं, मोशन में ही है, तो इंटरलॉकिंग दोबारा बनेगी नहीं बनेगी, भाई स्टेशनरी हुआ ही नहीं तो इंटरलॉकिंग बनी कैसे,
ना। तो अब क्या होगा, अब एफ लग रहा होगा कि एफ लग रहा होगा, एफ लग रहा होगा। ये जो है इसका एग्जैक्टली इसको एफ बोल दो, इसको लिखे तो नहीं हो, लिख लियो, इसको एफ बोल दो, इसको एफ बोल दो। जो नीचे वाला है उसको क्या बोलेंगे, एफ और ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, एफ तो एग्जैक्टली क्या होगा, एफ क्या होगा, एफ इज ग्रेटर देन एफ लिमिटिंग फ्रिक्शन विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द काइनेटिक फ्रिक्शन। इसको इंप्रूव कर लीजिए अगर कुछ बच्चों ने लिख रखा हो, ऊपर वाले को एफ कर दीजिए, नीचे वाले को एफ कर दीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एफ तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। बात समझ में आ गई, आगे चलें, ठीक है। ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा इसका ग्राफ ही है ये ना, ये ग्राफ आ जाता है कभी कभी, ग्राफ से एनालिसिस भी आ जाती है। तो चलो एक दो चीजें लिख लें इसमें, हेडिंग डालिए, नहीं हेडिंग डालिए, एक्सप्लेनेशन ऑफ टाइप ऑफ फ्रिक्शन, एक्सप्लेनेशन ऑफ टाइप ऑफ फ्रिक्शन, एक्सप्लेनेशन ऑफ टाइप ऑफ फ्रिक्शन। लिखिए स्टैटिक, पहली हेडिंग ही डालिए स्टैटिक फ्रिक्शन, हेडिंग डालिए स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन ब्रैकेट में एफ एस, स्टैटिक फ्रिक्शन ब्रैकेट में एफ एस। ये क्या है, एफ एस, स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एस। इसमें लिखो इट इज एन अपोजिंग फोर्स, it is an opposing force that comes into play, that comes into play when one body, when one body is actually tries to move on another body, on another body, one body it is an opposing force that comes into play when one body is actually tries to move over the surface of another body, but over the surface of another body, but there is no motion in the body, but there is no motion in the body, but there is no motion in the body. That means the body has not achieved the motion, that means the body has not achieved the motion yet, body has not achieved the motion yet। देखो उधर खाली, यहां बैठ जाओ, तुम्हारे पीछे सीट खाली है बेटा, बैग रखे हैं, देख लो जगह हो तो। Has not achieved the motion yet, ठीक है। अब देखो अगर बॉडी रेस्ट पे है, if the body is at rest, तो क्या होगा, अप्लाइड फोर्स बराबर, अप्लाइड बातें नहीं, अप्लाइड फोर्स बराबर फ्रिक्शनल फोर्स। अप्लाइड फोर्स किसके बराबर होगा, फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होगा। बेटा कोशिश करो कि क्लास में ही सब कुछ समझ में आ जाए, बाद में घर में टेंशन मत लो ना, क्लास में जितना अच्छे से समझ में आएगा। नूर बातें क्यों हो रही बेटा, आगे बैठा दूं, हाँ आगे बैठा दूं, आओ आगे आओ, आओगे नहीं, ठीक है, धूप लग रही है, टोपी लगाओ, बातें नहीं करो बेटा, बातें करेंगे अभी क्लास के बाद आना, हम भी बात करेंगे ना, हमें भी बातें करना अच्छा लगता है। क्लास में करेंगे तो नुकसान होगा तुम लोग का, वैसे ही इतनी बकवास करते हैं।
बीच बीच में ना। चलो अब देखो इसमें क्या है कि बॉडी अगर रेस्ट पे है तो क्या है, अप्लाइड फोर्स बराबर फ्रिक्शनल फोर्स। समझ में आ रहा है? बहुत धीरे धीरे बता रहा हूं बेटा, एक एक चीज लिखाते चलो। अब समझिए, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, सेल्फ एडजस्टिव इन नेचर। बात को समझिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर आपका होना चाहिए। थ्योरी में सवाल आते हैं, कोई भी चीज छोटी नहीं है, ये मत सोचिए कि ये बहुत बेसिक पढ़ा रहे हैं। आता है सवाल, सर्जन रीजन में सवाल आएगा, समझ में नहीं आएगा क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। सर्जन रीजन में पूछ लेता है वो वाला जो अभी 4 ऑप्शन वाला के कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स एंड सेकंड स्टेटमेंट इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट। अच्छा ये यूपीएससी लेवल में आता था पहले। हाँ, ये जो पैटर्न है ना, ये पैटर्न सबसे पहले कैट में आता था। मैं आपको बताता हूं, ये पैटर्न जो है ना एबीसीडी वाला कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू, फर्स्ट स्टेटमेंट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ सेकंड, ये जो पैटर्न है सबसे पहले कैट में आता था, रीजनिंग में। कैट तो आप लोग जानते होंगे, जानते हैं, बिल्ली नहीं क्या होता है, कॉमन इंटरेस्ट रेट फॉर द आईएएम एमबीए। आईएएम के बारे में भी जानते होंगे, नहीं? अरे कौन सी दुनिया में हो तुम लोग यही रहते हो। आईएएम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, आईआईएम अहमदाबाद का नाम सुना है? और केजीएमसी के ऊपर सुनते ही नहीं हो तुम लोग नीट वाले बच्चे इसके ऊपर नहीं सुनते। अरे बहुत डॉक्टर भी एमबीए करते हैं बेटा। आईएएम भारतीय प्रबंध संस्थान हिंदी में बोलते हैं। अब समझ में आया? भारतीय प्रबंध, जैसे आईआईटी होता है ना, वैसे एमबीए का सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट है। उसका कैट का एग्जाम होता है तो कैट में रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, उसमें ये क्वेश्चन आता था, इस टाइप का क्वेश्चन। फिर इसको उठा लिया यूपीएससी वालों ने, जब सीसाइट इंट्रोड्यूस किया था ना 2011-12 में, सीसाइट इंट्रोड्यूस किया था तब उन्होंने उठा लिया। अब इन्होंने नीट वालों ने उठा लिया ना। ये केवल तुम्हारी क्षमता नॉलेज की नहीं चेक कर रहे हैं, तुम्हारी रीजनिंग एबिलिटी भी चेक कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में इफ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन तो तुम्हारा क्या है, रीजनिंग स्टेटस भी चेक कर रहे हैं। भाई उनको तो कम से कम बच्चा सेलेक्ट करना है, तो हमेशा अच्छा ब्रेन उनको चाहिए। तो आपका ब्रेन है तो रीजनेबल ब्रेन है कि नहीं है आपका? आप दोनों स्टेट में सही है ये तो सब लोग जान गए, लेकिन सही है तो सही एक्सप्लेनेशन है कि नहीं ये बताने के लिए आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए कि नहीं चाहिए ना। तो रीजनिंग कैपेसिटी भी चेक होती है उसमें। तो एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, कोई चीज छोटी नहीं है ना, ये मैं कह रहा हूं। तो चलो स्टेटमेंट लिखें, ज्ञान की बातें बहुत हो गई। सेल्फ एडजस्टिव क्या है, मैग्नीट्यूड में सेल्फ एडजस्टिव है, क्या डायरेक्शन में भी सेल्फ एडजस्टिव है? बिल्कुल। अच्छा डायरेक्शन, भाई इधर हम लगा रहे हैं फोर्स तो इधर आ गया, अब इधर फोर्स लगाया तो उधर चला गया, इसका मन है ना कहीं भी जा सकता है। इधर फोर्स लगाया तो क्या हुआ, इधर आ गया। और इधर फोर्स लगा दे, मान लो हम इधर फोर्स लगा दे, ब्लॉक इधर जाए ना, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर जाएगा, इसको क्या करेगा, अपोज करेगा। फ्रिक्शन फोर्स किधर आ जाएगा, अपोजिट आ। तो और मैग्नीट्यूड अभी बताया मैंने, 1 न्यूटन लगाया तो कितना आएगा, 1 न्यूटन। 2 न्यूटन लगाया तो कितना आ गया, 2 न्यूटन। तो अपने मैग्नीट्यूड को भी क्या कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है। डायरेक्शन को क्या कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है। तो मैं कह दूं दोनों चीज को एडजस्ट कर रहा है, तो ये क्या है, सेल्फ एडजस्टिव इन नेचर इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्या स्टेटमेंट लिखा दूं, समझ में आ गया? चलो लिखो, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर सेल्फ एडजस्टेबल इन स्टैटिक फ्रिक्शन। The magnitude and direction are self-adjustive in static friction. Magnitude and direction are self-adjustive in static friction. Next line लिखिए, in magnitude and direction both are not fixed and variable. Both are not fixed and variable. Next point, magnitude and direction in static friction. Magnitude and direction in static friction. Magnitude and direction in static friction adjust themselves
adjust themselves according to the applied force, according to the applied force. If F बराबर 10 न्यूटन, देन F बराबर कितना 10 न्यूटन. इफ F बराबर 15 न्यूटन, देन F बराबर 15 न्यूटन. लिख लो. अप्लाइड फोर्स बराबर फ्रिक्शन फोर्स. अप्लाइड फोर्स बराबर फ्रिक्शन फोर्स. नेक्स्ट हेडिंग डालो लिमिटिंग फ्रिक्शन. लिमिटिंग फ्रिक्शन. लिमिटिंग फ्रिक्शन हेडिंग डालेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन. लिखिए इसमें लिमिटिंग फ्रिक्शन ब्रैकेट में एफएल, ब्रैकेट में एफएल लिखो. इसमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? एफएल होगी. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज लिमिटिंग फ्रिक्शन. क्या लिमिटिंग फ्रिक्शन में बॉडी मूवमेंट में है? नहीं है. तो क्या है? स्टैटिक है. तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन भी एक तरह से क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन ही है. स्टैटिक फ्रिक्शन का क्या? स्टैटिक फ्रिक्शन तो वेरिएबल है ना, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? एफएल. और मिनिमम वैल्यू कितनी है? 0. तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है म्यू एस, ये किसके किसके बीच में है? देखो 0 से लेके, अरे एफ एस जो है 0 से लेके क्या एफएल. स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? एफएल है. बीच में तो वेरिएबल है. अप्लाइड फोर्स बराबर फ्रिक्शन फोर्स. ठीक है. तो एफएल, और एक लाइन और लिख लो, ये आपका ये भी बना लेना इसमें. ये आपका एफ के हो गया. तो एफएल इज ग्रेटर देन एफ के. एफएल इज ग्रेटर देन एफ के. ठीक है. और एफएल बराबर एफ मैक्स. एफएल बराबर एफ मैक्स. यह फ्रिक्शन की क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है. या मैं ये भी कह सकता हूं फ्रिक्शन की ही मैक्सिमम वैल्यू है. क्या इससे ज्यादा काइनेटिक फ्रिक्शन इससे ज्यादा है क्या? नहीं. स्टैटिक फ्रिक्शन की क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है. या फ्रिक्शन की भी मैक्सिमम वैल्यू ही तो है. इससे ज्यादा तो हो नहीं रहा है. स्टैटिक फ्रिक्शन एफएल से ज्यादा तो कभी नहीं होगा ना. तो ये क्या है? एफएल इक्वल टू एफ मैक्स. फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? एफएल है. ठीक है. हो गया. नेक्स्ट लिखो काइनेटिक फ्रिक्शन. हेडिंग डालिए काइनेटिक फ्रिक्शन. इसमें ये डायग्राम बना लिया. इसमें लिख सकते हो यहां तक क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन है. और इसके बाद क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन है. काइनेटिक फ्रिक्शन. यहां तक आपका लग रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन. उसके बाद क्या लग रहा है? काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है. ये आपका एफ हो गया. और ये क्या है? अप्लाइड फोर्स. ठीक है. नेक्स्ट स्टडी डालेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन. बताओ बेटा बताओ.
क्या? नहीं नहीं, लिमिटिंग वाले में बना लो, लिमिटिंग वाले में कहीं बना लो, पढ़ना एक ही जगह है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो काइनेटिक फ्रिक्शन, हेडिंग डालिए काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। इसमें लिखिए इट इज एन अपोजिंग फोर्स, it is an opposing force that comes into play, that comes into play, it is an opposing force that comes into play when one body, when one body is now actually moving, when one body is now actually moving over the surface of another body, over the surface of another body, over the surface of another body। नेक्स्ट लिखिए, हेडिंग डालिए while limiting force is greater than kinetic friction, while limiting friction is greater than, while limiting friction is greater than kinetic friction। इसके आगे 5-7 लाइन छोड़ दी है, ये आपका होमवर्क है, क्या कर लेंगे? किसी समझ में नहीं आया क्या करना है? देखो जिस पॉइंट पे ये जुड़े रहते हैं ना उसको बोलते हैं कोल्ड वेल्डिंग, कोल्ड वेल्डिंग। और ये जो खांचे में सेट हैं इसको क्या बोलते हैं? इंटरलॉकिंग। समझा रखा है मैंने। आप अपनी लैंग्वेज में हिंदी, उर्दू, पंजाबी, उड़िया, बंगाली, जो भी आपकी लैंग्वेज है उसमें क्या करेंगे? लिख लेंगे। आपको एग्जाम निकालना है, एग्जाम में लिखना कुछ नहीं है, क्या करना है? गोला भरना है। तो आपको केवल कॉन्सेप्ट समझना है ना, उससे ज्यादा तो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अभी क्या करना है? हिंदी समझ में आती है? बढ़िया हिंदी में लिखो, ये ऐसा हो गया, ये वैसा हो गया, ये कैसा हो गया, जैसा तैसा ऐसा लिख लेंगे। ठीक है, while limiting frictional force is greater than kinetic friction। क्या समझ में आ गया सबको? ठीक है, अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, जगह छोड़ दीजिए, अब इसको लिखाएंगे नहीं। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं तो हम क्या करते हैं, इस तरह का कुछ दिखता है, उसके आगे बना लीजिएगा, अपना लिख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम लोग लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। जगह छोड़ देंगे बच्चे सारे, और कल किसी को भी खड़ा करके पूछाऊंगा कि क्या लिखा तुमने। ठीक है, किसी रैंडम को खड़ा करता हूं, अच्छा लगेगा, पता चलेगा। ये जो लिख के लाओगे ना, ये पूछूंगा बच्चे से कि क्या लिखा है, उससे खड़ा करके फिर रीड कराऊंगा कि आपने क्या लिखा है। ठीक है, किसी भी रैंडम से पूछ सकता हूं, किसी भी, और कल पूछूंगा ही, नहीं पूछूंगा तो मुझे याद दिला देना। ठीक है, कोल्ड वेल्डिंग, अब देखो ध्यान आया इसका नहीं तो छोड़ रहा था। हाँ, कोल्ड वेल्डिंग ही लिखा है, इंटरलॉकिंग कोल्ड वेल्डिंग। और जो समझाया था वो साफ हो गया? अच्छा, साफ हो जाएगा तो यूट्यूब पे मिलेगा आपको, देख लेना। ठीक है ना, लेकिन करके लाना है। किसी भी रैंडम पर्सन को मैं उठाऊंगा, उससे पूछूंगा, और नहीं पूछूंगा तो मुझे याद दिला देना। ठीक है, तो याद दिलाएगा उससे भी पूछ सकता हूं, नहीं जो याद दिलाएगा उससे नहीं पूछूंगा। ठीक है अब तो हर आदमी पहले बता देगा। नहीं बेटा, कर लो, तुम्हारे लिए ही है, मेरे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए ही है। चलो, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, हेडिंग डालिए लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। देखो कोई चीज टफ नहीं है बेटा, समझ में आने की बात है। एक बार इंटरेस्ट डेवलप हो गया ना, नथिंग इज वेरी टफ। फिजिक्स बहुत टफ लगती है कुछ बच्चों को, एक बार समझ में आने लगती है तो बहुत इंटरटेनिंग भी है, और कॉन्सेप्ट है केवल। एक बार कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन करने लो, मजा आने लगेगा। लाओ तुम सवाल दो, हम करते हैं, लाओ सवाल लाओ, हम करते हैं। आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। इतना कॉन्सेप्ट डेवलप कर लीजिए ना कि कोई जेईई का बच्चा हो तो उससे पूछिए, जो बच्चे बाहर तैयारी कर रहे हैं उनसे क्वेश्चन मंगाइए, उसको सॉल्व करिए। लेकिन पहले अपना तो कर लो, उतना ही नहीं हो रहा है।
तो पहले उसको कर लीजिए तब आगे बढ़िए। चलो, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लेकिन अपने आप को जज करते रहो, पॉइंट हर हफ्ते आपको अपना जजमेंट का मौका मिलता है, उसको ईमानदारी से जज करिए और लिखिए जरूर। चाहो तो डायरी बना लो, डायरी में नोट कर लो, या छोटी पतली कॉपी ले लो, वो आती है ना 10-15 रुपए वाली एकदम पतली वाली कॉपी, उसमें हर टेस्ट का लिखो, हो जाएगा धीरे धीरे। चलो, बताते तो बहुत कुछ है, इंप्लीमेंट नहीं करते हो तुम लोग। करो, अब शुरू करो। पहला लिखिए, द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन between the surface of any body, between the surface of any body is directly proportional to, is directly proportional to the normal force, is directly proportional to the normal force। जो नीरज ने सवाल पूछा था ना एकदम स्टार्टिंग में, उसका आंसर है ये। अगर हम यहाँ पे क्या फोर्स लगा रहे हैं, F, ठीक है, इस पे क्या लग रहा है इस डायरेक्शन में, F, और नीचे क्या लग रहा है मान लो mg, और ऊपर क्या लग रहा है हमारा n, और ये हो गया Fl। तो ये क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। अब देखिए, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं हम लोग ना, समझने की कोशिश करते हैं। n क्या है, व्हाट इज n? नॉर्मल फोर्स। कौन सा फोर्स है ये? कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है। कांटेक्ट में होगा, जैसे ये मान लो थर्मस है, अगर ये ऐसे हवा में है तो क्या इस पे है, नॉर्मल नहीं आ रहा, इसको मैंने पुट कर दिया तो क्या हो गया, अब नॉर्मल लग रहा है इस पे। तो इसको मैं मूव कर रहा हूं, इसको मैं मान लो यहां से यहां, दिख रहा है सबको, मूव कर रहा हूं, तो इसका जो नॉर्मल है एफएल जो है वो प्रोपोर्शनल किसके है, मान लो बराबर है। अभी मान लो फिलहाल क्या है, एफएल इसके बराबर है, होता नहीं है अभी बताएंगे आगे। मान लो इसके बराबर है, तो मुझे इसको मूव करने में कम बल लगाना पड़ रहा है, फ्रिक्शन कम है। इसको देखो इजीली क्या हो रहा है, डिटैच हो जा रहा है, तो इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स क्या है, कम है। अच्छा, मेज भारी है, तो भारी का मतलब क्या, mg नीचे लग रहा है तो नॉर्मल ऊपर लग रहा है, तो इसका नॉर्मल फोर्स ज्यादा कि इसका नॉर्मल फोर्स ज्यादा, टेबल का ज्यादा। तो टेबल का ज्यादा, तो इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स भी क्या ज्यादा। अब इसको मूव करूंगा तो ज्यादा लगेगा। अब चले और टेबल के ऊपर, तो इसका भी टेबल है मान लो, तो टेबल का भी क्या होगा, टेबल मान लो भारी है, सपोज दैट टेबल हमारी भारी है इससे ज्यादा, तो इसका mg ज्यादा, तो नॉर्मल फोर्स भी ज्यादा, तो उसको मूव करने में क्या है, ज्यादा लग रहा है। तो लिमिटिंग, अच्छा मूव करने का मतलब समझ पा रहे हैं आप, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है कि जब वो एट द वर्ज ऑफ मोशन हो, तो हमको समझ में आ रहा है कि भारी चीज को हम मूव करेंगे तो हमें क्या लगेगा, ज्यादा फोर्स लगेगा, उसका लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स क्या है, ज्यादा है। अब पत्थर है, पत्थर का वेट 100 किलो का पत्थर है, उसका mg कितना लग गया, 100 न्यूटन, 100 नहीं कितना हो गया, 1000 न्यूटन। 100 किलो का पत्थर और 10 मान लो तो कितना हो गया, 100 न्यूटन। तो क्या आप उसको हिला पाएंगे, नहीं, 100 हाथियों का बल थोड़ा तुम्हारे अंदर, नहीं हिला पाएंगे। तो उसको क्यों नहीं बना पाएंगे, क्योंकि उसका लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स क्या है, ज्यादा है। क्या हाथी उसको हिला देगा, हिला देगा भाई, उसके अंदर क्षमता ज्यादा है लगाने की, तो वो लगा देगा। तो इसीलिए भारी चीजें खिसकाने में क्या लग रहा है, ज्यादा बल लग रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है, थोड़ा फील हो रहा है इसका बात कि नहीं। तो छोटी सी चीज है, मान लो एकदम रिमोट है, कहीं भी उठाया कहीं भी हिला दिया ना, हल्के से फोर्स से क्या हो गया। और ये सारी चीजें रिलेटिव हैं, क्या है, सारी चीजें जैसे आप और हम इसको हिला सकते हैं, क्या चींटी और चीटा भी हिला सकता है, नहीं, उसके लिए यही पहाड़ है, उसके लिए क्या है, यही पहाड़ है। तो क्या वो इतना फोर्स लगा सकती है कि रिमोट को मूव कर सके, नहीं कर सकती है, उसके लिए वो लिमिटिंग फोर्स जितना फोर्स नहीं लगा पाएगी ना। तो ये सब क्या है, टर्म क्या है, रिलेटिव है। ऑल द दुनिया में जो भी आप देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, सब क्या है, रिलेटिव है, एक दूसरे के कंपैरिजन। हमारे नंबर कम है तो किससे कम है, हमारे नंबर ज्यादा है तो किससे ज्यादा है ना, या हमारी हाइट ज्यादा है तो किससे ज्यादा है, या कम है तो किससे ज्यादा है, किससे कम है। तो हर टर्म क्या है, रिलेटिव है, रिलेटिव टर्म पे ही पूरी जिंदगी टिकी है। तो हमने देखा F बराबर ये FL, तो FL क्या होगा, FL प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल। क्या ये आपको केवल फॉर्मूला लग रहा है कि आपको समझ में भी आया, समझ में आ गया, या होगा ही होगा, 100% होगा। बेटा भारी चीज है तो उसका लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा ही होगा,
इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है ना, समझ में आ रहा है? लिख लीजिए इसको। द फोर्स ऑफ, लिखा दिया क्या मैंने? लिखा दिया। तो FL इज प्रोपोर्शनल टू N, द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ एनी बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, जिसका नॉर्मल रिएक्शन कम, और नॉर्मल रिएक्शन वही है, मास पे डिपेंड कर रहा है, N बराबर mg। तो वही जो नीरज ने पूछा था, मास पे डिपेंड कर ही रहा है। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रहा है? मास पे डिपेंड कर ही रहा है, N बराबर mg। नेक्स्ट लिखो, द डायरेक्शन ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, the direction of limiting friction force will always be in an opposite direction to the applied force. The direction of limiting friction force will always be in opposite direction to the applied force. Direction of limiting friction force will always be in an opposite direction to the applied force. थर्ड लिखिए, limiting friction force is independent of the apparent area of contact. Independent of apparent area of contact. लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स क्या है? क्या है? क्या बोल रहा? दिख नहीं रहा यार, लिखे ही क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ एपरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट। एपरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट एक लाइन लिख लो, फिर समझाते थोड़ा ध्यान से। नेक्स्ट लाइन और लिखो, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स always depends upon the nature and material of the surface. Nature and material of the surface. Limiting friction force always depend upon the nature and material of the surface. ठीक है। अच्छा एक बात मुझे बताइए, ये मान लीजिए मास इसका m है, और ये मान लीजिए इतना एरिया लिया हुआ है, इसका एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या है? यही, इसी को अपर्चर एरिया का बोलते हैं। तो अपर्चर एरिया क्या है? जो एरिया अंडर द कांटेक्ट है। अच्छा कोई ब्लॉक और लिया और उसको मान लो वो ऐसे है, उसका एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या है? ये है, और इसका भी मास क्या है? m। तो क्या दोनों के लिमिटिंग फ्रिक्शन में अंतर आएगा या सेम होंगे? बताओ, सोच के बताना। अंतर आएगा? बताओ कांचा, अंतर आएगा? बिल्कुल सही, अंतर आएगा। सोच के बताइए। डिपेंड करेगा? नहीं करेगा? बताओ, करेगा? लग तो रहा है करेगा। ऐसा लग रहा है नहीं लग रहा है? अरे एक बार वो फॉर्मूले भूल जाओ, थोड़ा ऐसे कैजुअल दिमाग से सोचो। ऐसा लग रहा है ना, ये बड़े एरिया में है, छोटे एरिया में है, तो उसका फ्रिक्शनल फोर्स क्या लगेगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन कम होगा, और ज्यादा एरिया में है तो क्या होगा? ज्यादा होगा। होगा नहीं होगा? नहीं होगा। अच्छा नहीं होगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स एरिया, अपर्चर एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता। क्यों नहीं करता बेटा? सुनो, ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, इस पे कोल्ड वेल्डिंग ही तो होती है। एरिया ऑफ कांटेक्ट की वजह से क्या हो जाता है? कोल्ड वेल्डिंग और इंटरलॉकिंग ही तो होती है। यही तो है, और कुछ है भाई? उस पर रखा है तो क्या मतलब है? मेजर पोर्शन किस चीज का? उसके मास का है। मेजर क्या है? FL इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल, और N बराबर mg। तो मेजर क्या है? मास। और एरिया बढ़ा मतलब क्या हुआ? इंटरलॉकिंग और कोल्ड वेल्डिंग क्या हो गई? बढ़ गई। इतना समझ में आया? अगर बढ़ गई तो वो वैसे भी कोई मैटर करती नहीं है बहुत ज्यादा। कितना? 0.1 न्यूटन, 2 न्यूटन, ये कुछ फोर्स है ना? ये फोर्स नहीं है, बहुत कम फोर्स है। तो वो क्या कर रहा है? उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो अपर्चर एरिया पे ये क्या करेगा? डिपेंड नहीं करेगा, बट सरफेस पे डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करेगा। जैसे बात समझिए, आओ एक इंसान आओ, कोई आओ, अंजलि तुम ही आओ बेटा, आ जाओ आ जाओ। जैसे मान लीजिए ये प्लेन किताब है, ठीक है ना, इस पर थोड़ा इसको स्लाइड करो, इसको स्लाइड करो।
आराम से स्लाइड हो गया। अच्छा, ये इसका जो कॉपी का सरफेस है थोड़ा सा स्मूथ सा है, ठीक है। स्लाइड करो दोबारा, ठीक है, स्लाइड हो गया। चल, सरफेस चेंज कर दी मैंने, माउस वाला रख दिया, माउस पैड, पता सबको दिख रहा है, थोड़ा सा ये रफ होता है सरफेस। स्लाइड करो, थोड़ा सा स्लाइड करेंगे, फील हो रहा है डिफरेंस, फील हो रहा है डिफरेंस, आप लोगों को हो रहा है, नहीं हो रहा है? आ जाओ, आ जाओ सहबान, आ जाओ, आ जाओ, जिसको नहीं हो फील होगा मैं फील कराऊंगा, बिल्कुल फील कराऊंगा। आ जाओ, आ जाओ, बैठो, तुम बैठो, आओ जल्दी आओ, आपको फील होना चाहिए। बेटा स्मूथ सरफेस पे स्लाइड करो, चलो, तो थोड़ा स्मूथली हो गया, अब इस पे करो, चलो। तो डिफरेंस है कि नहीं है? बैग उठाओ, उठाओ बैग, उठाओ उसका, चलो मूव करो। अब अंतर आया कि नहीं आया? अंतर आया, चलो बैठ जाओ। तो अब और एज्यूम करो, सुनो मेरी बात, लोहे की टेबल है और आप लोहा ही स्लाइड कर रहे हैं, ध्यान से समझिए। हो गया प्रैक्टिकल, समझ में आ गया? सुन लो, घर पे करके देख लेना। लोहे की टेबल है और आप लोहे को स्लाइड कर रहे हैं, स्मूथली स्लाइड कर रहा होगा, ठीक है। लकड़ी की टेबल है, उसके ऊपर लकड़ी को स्लाइड कर रहे हैं तो थोड़ा सा रफ होगा। या लकड़ी की टेबल है और उसके ऊपर लोहा स्लाइड कर रहे हैं, तो क्या लोहे की टेबल पे लोहा स्लाइड करोगे स्मूथ, लकड़ी की टेबल है उस पर लोहा स्लाइड करेंगे तो थोड़ा सा रफ। तो मटेरियल पे डिपेंड करेगा नहीं करेगा? सरफेस ऑफ द मटेरियल एंड नेचर ऑफ द सरफेस, नेचर एंड मटेरियल ऑफ द सरफेस पे डिपेंड करेगा क्या? ये लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स किस पर डिपेंड करेगा? नेचर और इसके, हाँ, सरफेस पे, ठीक है, समझ में आ गया? तो घर पे करके देख लेना इसको। और एरिया ऑफ कांटेक्ट अपर्चर एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि कोल्ड वेल्डिंग होती है और इंटरलॉकिंग होती है जिसका बहुत ज्यादा एग्जिस्टेंस नहीं है, बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है। दूसरी बात, जब इंटरलॉकिंग ब्रेक होती है ना, तो वो जो ड्यूरेशन होता है वो बहुत 0.1 सेकेंड या 0.2 सेकेंड या 5 सेकेंड का ही होता है। तो वो सेकेंड क्या होता है? बहुत ही नेग्लिजिबल है। जब बेटा कोई मूव, अब इसको मूव किए, ये मूव कर गया, तो ये जब ये स्टेशनरी से मूव करने आया तो क्या 1 सेकंड लगा उसमें? 1 सेकंड भी नहीं लगा, उससे बहुत कम समय लगा। तो वो समय इतना कम है कि उसमें जो फोर्स हुआ वो उसको क्या कर सकते हैं हम? नेग्लेक्ट कर सकते हैं। उस फोर्स को क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा समझ में आया? फ्रिक्शन की थोड़ी फील आ रही है कि नहीं आ रही है? समझ में आ रहा है? चलो, अरे मेरी कोशिश यही है बेटा कि तुम बोरिंग ना लगे कम से कम। समझ में आ रही है फिजिक्स? चलो नेक्स्ट लिखो। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन नेचर एंड मटेरियल ऑफ द सरफेस। एक्चुअल में ये ऐसे पॉइंट है ना जिसको लिखा देंगे आप याद कर लोगे, भूल जाओगे, लेकिन एक बार समझ लोगे तो भूलोगे नहीं। अब हमेशा समझ में आएगा कि लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स किस पर डिपेंड करेगा? नेचर एंड मटेरियल ऑफ द सरफेस। सर्कल रीजन में आएगा, कर लेंगे। अच्छा, कोल्ड वेल्डिंग में ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम बच्चे गलत करते हैं। अपर्चर एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा, अपर्चर एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा। अच्छा, क्यों नहीं करेगा ये आपको लिखना है, एक लाइन लिख लो, लिखना घर पे। वाई लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, वाई लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स डज नॉट डिपेंड्स अपॉन aperture area of contact, aperture area of contact. Why limiting friction force does not depends upon aperture area of contact. aperture का मतलब होता है इंटरलॉकिंग एरिया। aperture अपर्चर एरिया मतलब इंटरलॉकिंग एरिया, इंटरलॉकिंग एरिया, इंटरलॉकिंग एरिया, ठीक है। तो इसको लाइन छोड़ दीजिए, अपनी तरफ से लिख लीजिएगा। लिख लेंगे सब बच्चे? कर लोगे? कर लेंगे? चलिए नेक्स्ट लिखिए। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, हेडिंग डालिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन।
कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। बताइए, किसी बच्चे ने पढ़ा है? फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, बताओ। 0 1 डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ 0 की 1 यूनिट लेस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? यूनिट लेस। और ब्रैकेट में लिखोगे तो क्या लिखोगे बेटा? m0 l0 t0। इसको ब्रैकेट में या ब्रैकेट में क्या लिखोगे? 1 लिखोगे। 1 1 1 0 0 0 नहीं, 1 1 1। डायमेंशन लेस है तो क्या? m की पावर 0 l की पावर 0, किसी की पावर 0 कितना? 1। 0 0 0 लिखा होगा, टिक मत कराना। अरे बहुत कंफ्यूजन है ना? नीट है, हेरा फेरी से ज्यादा कंफ्यूजन है इसमें ना। हाँ, आते हुए भी गलत कर दोगे, फिर कहोगे अरे सर ये तो ये सोचा था, ये तो ये हो गया। ये अच्छे बच्चों की दिक्कतें हैं, और जिनको पता ही नहीं है क्या हो रहा है उसका तो पता ही नहीं। ठीक है, आगे चले। चलो बताएंगे। नेक्स्ट लिखो, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? बताइए क्या होता है? μ0 तो होता है बेटा, होता क्या है? हाँ, किसके बराबर होता है? हाँ लिखो, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ limiting friction and normal reaction. The coefficient of friction is defined as the ratio of limiting friction and normal reaction. Coefficient of friction is defined as ratio of limiting friction and normal reaction. देखो, एफ एल इज प्रोपोर्शनल टू एन बताया था मैंने ना अभी, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो इसका प्रोपोर्शनलिटी साइन जाएगा तो एक कांस्टेंट आएगा, तो म्यू आया, तो म्यू बराबर एफ एल अपॉन एन। म्यू बराबर एफ एल अपॉन एन। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ म्यू? डायमेंशन ऑफ म्यू कोई डायमेंशन नहीं है, इट इज डायमेंशन लेस। और क्या है? इट इज यूनिट। क्या है? यूनिट लेस। क्या है? डायमेंशन लेस और यूनिट लेस। लिख लो, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस। यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस। नेक्स्ट लिखो इसी में एक लाइन और, इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन नेचर एंड मटेरियल ऑफ द सरफेस। नेचर एंड मटेरियल ऑफ द सरफेस। इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन नेचर एंड मटेरियल ऑफ द सरफेस। ठीक है, तो नेचर और मटेरियल पे डिपेंड करेगा। इट कैन बी ड्राई, वेट, ड्राई, वेट, पॉलिश्ड, अनपॉलिश्ड, स्मूथ, रफ। It can be dry, wet, polished, unpolished, smooth, rough. ठीक है, surfaces. बात समझ में आ गई? तो surfaces कैसी हो सकती हैं? ऐसे क्वेश्चन आएगा, ए ब्लॉक इज मूविंग ऑन अ पॉलिश सरफेस विथ अ स्पीड ऑफ दिस, वी अप्लाइड अ फोर्स ऑफ दिस न्यूटन ना। इस तरह के सरफेसेस होंगे। सरफेस कैसे हो सकते हैं? डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, और सबका क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या डिफाइन करेगा कि हमारा सरफेस कैसा है ना, उसके नेचर के बारे में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या करेगा? आपको बताएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, व्हेन द बॉडी इज एक्चुअली मूविंग।
when the body or block is actually moving, then mu becomes क्या, म्यू के, और FL क्या हो जाएगा, एफ के, एंड FL इज ग्रेटर देन क्या, एफ के, FL इज ग्रेटर देन एफ के, एंड एफ के क्या हो जाएगा, एफ के इजकल टू म्यू के इंटू एन, एफ के इजकल टू म्यू के इंटू एन। ये क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। ये क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। म्यू के क्या है, म्यू के इज अ कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक और काइनेटिक फ्रिक्शन। म्यू के इज द कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक और काइनेटिक फ्रिक्शन। म्यू के इज द डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक और काइनेटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक और काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिए। हेडिंग डालिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन, हेडिंग डालेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, force, friction force F mg theta, resultant of normal and friction force। देखिए कोई ब्लॉक है, मान लीजिए m मास का है, ठीक है, उस पे हम क्या कर रहे हैं, अगर F फोर्स लगा रहे हैं तो स्मॉल f क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा। तो उसी F को मैंने आगे लगा दिया, पीछे क्या है, फ्रिक्शन लग गया, नीचे mg लगा, ऊपर क्या लगा, नॉर्मल। तो नॉर्मल और फ्रिक्शन फोर्स, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का कोई रिजल्टेंट फोर्स होगा ना, इनका कुछ ना कुछ रिजल्टेंट फोर्स होगा। दोनों फ्रिक्शन फोर्स क्या है, 90 डिग्री पे है, क्या है, 90 डिग्री पे है। तो इनका हम क्या रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, बताओ कितना होगा, FC कितना होगा। अगर दो फोर्स 90 डिग्री पे हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा, n स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, तो कॉस थीटा कितना, 0। 1 कौन बोल रहा है, 0 हो जाएगा। तुमने बुशरा, तुम बोल रही हो, पीछे साक्षी तुमने बोला है, CCTV लगा है वॉइस रिकॉर्डिंग के साथ। चलो तो क्या होगा, n स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, n स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ये जो इसको बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स, क्या बोलते हैं, कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स
तो ये कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल से जितना एंगल बना रहा होता है, कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल से जितना एंगल बना रहा होता है उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू tan थीटा करके निकाल सकते हैं ना? क्या होगी वैल्यू बताओ? tan थीटा बराबर एफ अपॉन बताओ क्या? एन ना, एफ अपॉन एन। tan थीटा बराबर एफ अपॉन एन। कैसे? अरे सब भूल गए बेटा, ये रिजल्टेंट वाला है तो ये इसको आगे ले जा सकते हैं। ट्रायंगल कंप्लीट हुआ तो tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना हुआ? एफ अपॉन एन। ठीक है। अच्छा, एफ अपॉन एन को देख के लगा कि इसको कहीं देखा हुआ है? कहीं तो देखा है। कहां देखा है? देखा सा लग रहा है, कहीं देखा है? बताओ क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये म्यू है। पहचानो इसको भाई, कह रहा मुझे पहचानो, पहचान पाए? क्या है ये? म्यू है। या ऐसे मत लिखो, चलो तुम पहचान ही नहीं पाते हो, रहने दो। म्यू बराबर क्या? एफ अपॉन एन। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा? म्यू बराबर tan थीटा, म्यू बराबर tan थीटा हो जाएगा। और यहां से क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं एफ बराबर क्या है? एन tan थीटा। एफ बराबर एन tan थीटा। देखो बेटा, क्वेश्चन आएगा कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज 45 डिग्री। एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज 45 डिग्री। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन? 1। कहीं 1 अच्छा दिया होगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 1। व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन? 45 डिग्री। किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी कुछ भी घुमा के दे सकता है ना। अच्छा, कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। एंगल ऑफ फ्रिक्शन दिया है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है, हर चीज को पहले क्लियरली समझ तो लीजिए कि ये होता क्या है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन समझ में आया, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन समझ में आया, अभी तो आ रहा है, बाद में भूल जाओगे, सब गमंजा हो जाएगा, कहोगे ये क्या है। तो ये क्या है? एंगल ऑफ थीटा क्या है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। म्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू क्या होता है? एफ अपॉन एन। और tan थीटा क्या आया? एफ अपॉन एन। तो म्यू बराबर क्या आया? tan थीटा। इस फॉर्मूले को याद कर लेंगे, ये इसको रट लीजिए। और दूसरा तो मैंने बताया एफ एल इज प्रोपोर्शनल टू एन, तो एफ एल क्या हो जाएगा? म्यू इंटू एन, या म्यू बराबर एफ एल इंटू एफ एल अपॉन एन। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है? एफ एल अपॉन एन। दूसरा फॉर्मूला म्यू बराबर tan थीटा। हो गया, इसको लिखिए। अच्छा, कांटेक्ट फोर्स क्वेश्चन, अब यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो गए बेटा, थ्योरी खत्म। अब कल से क्वेश्चन ही कराएंगे ना, थ्योरी खत्म हो गई। अब एक थ्योरी बची है, एंगल ऑफ रिपोज, अभी करा देंगे, अभी समय है थोड़ा। कांटेक्ट फोर्स एफ सी बराबर एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। एक लाइन और लिख लो इसमें। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा ये बताओ, एंगल ऑफ फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करेगा? क्या है? अपर्चर एरिया पे डिपेंड करेगा? बताओ, अपर्चर एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड करेगा? हाँ, एंगल ऑफ फ्रिक्शन अपर्चर एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड करेगा। कितने लोग कह रहे हैं हाँ? अरे कोई तो बोलो, कितने लोग कहेंगे अपर्चर एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड करेगा? कौन बोला यस सर? तुम बोल रही यस, और कोई बता रहा? अच्छा नहीं करेगा, दोनों तरफ नहीं है, यस नो कुछ नहीं, बताओ। कितने लोग कह रहे हैं नहीं करेगा? आप कह रही नहीं करेगा, और लोग सब लोग शून्य है। एंगल ऑफ, अच्छा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अपर्चर एरिया पे डिपेंड करेगा? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू अपर्चर एरिया पे डिपेंड करेगा? नहीं करेगा। क्यों? किस पे डिपेंड कर रहा है? नेचर एंड मटेरियल ऑफ द सरफेस पे। तो म्यू बराबर tan थीटा है बेटा, ये tan उसी के बराबर ही तो है, तो थीटा कहां डिपेंड कर जाएगा? थीटा भी डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि म्यू बराबर tan थीटा, थीटा बराबर tan इनवर्स म्यू, थीटा बराबर tan इनवर्स म्यू। तो जब म्यू नहीं डिपेंड कर रहा है तो थीटा भी डिपेंड
नहीं करेगा। तो यही लाइन लिख लीजिए, एंगल ऑफ फ्रिक्शन विल ऑलवेज डिपेंड्स ऑन नेचर एंड मटेरियल ऑफ द सरफेस, नेचर एंड मटेरियल ऑफ द सरफेस, नेचर एंड मटेरियल ऑफ द सरफेस इन कॉन्टेक्ट किस पे डिपेंड करेगा? नेचर एंड मटेरियल ऑफ द सरफेस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? आगे चले, नेक्स्ट चले आगे। नेक्स्ट हेडिंग डालिए एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग। एंगल ऑफ रिपोज कोई बता सकता है क्या होता है? बताओ, आकांक्षा बताओ बेटा, क्या होगा? हाँ हाँ, जिस एंगल पर, लेकिन ये तुम बता एकदम सही रही हो, लेकिन एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या है? सही बता रही बिटिया। देखो जैसे मान लो ये ब्लॉक पे रखा हुआ है ना, देखो गिर ना जाए, ये दिख रहा है सबको? ठीक है, हाँ तो ये रख दिया मैंने ब्लॉक इस पे। अच्छा कुछ एंगल है, देखो एंगल है ना अभी भी, हॉरिजॉन्टल से देखो एंगल है, हॉरिजॉन्टल बना दूं पहले, ये हॉरिजॉन्टल है ना, ये एंगल है ना, कुछ ना कुछ एंगल है ना, तो स्लाइड कर रहा है? नहीं कर रहा है। अब मैं इस एंगल को बढ़ाते जा रहा हूं, तो एक एंगल आएगा जब ये स्लाइड करना शुरू कर देगा, जब सब पे नहीं करेगा ना, थोड़े इस पे मास वास पे डिपेंड करेगा इसके। ठीक है, भारी चीजें तो हो सकता है देर में करे, मान लो ये रखा हुआ है, ठीक है ना, तो क्या कर रहा है, अब इस पे रखे हुए हैं, अब ये इसको देखो मैं उठाता चला जा रहा हूं, ये स्लाइड कर रहा है? नहीं कर रहा है, और उठा दिया तो क्या हुआ? अभी तो गिर जाता ना, तो क्या हुआ? ये गिरने लगा। तो जिस एंगल पर ये ब्लॉक क्या कर रहा है? स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा, उसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिपोज। कैलकुलेशन तुमने सही बताई है, तो तुमने कैलकुलेशन, लेकिन मीनिंग क्या है बेटा? देखो केवल कैलकुलेशन पे ध्यान नहीं दे, थ्योरी का सवाल आ गया तब क्या करोगे ना, तो उसको कॉन्सेप्ट भी तो पता होना चाहिए भाई। नीट बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता जा रहा है ना, तो और ज्यादा से ज्यादा बेसिक्स होता जा रहा है ना। पहले पैटर्न ये था कि बहुत टफ सवाल इधर उधर के उठा के दे देते थे। अब सारे एग्जाम में, जेई में भी जैसा फॉरेन ऑथर की हम लोग जब पढ़ते थे ना, तब बीरन जॉनसन की एक बुक चलती थी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बुक थी, वो भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती थी। और यहाँ पे मतलब जो टीचर वगैरह होते थे, क्या कहते हैं, कोचिंग्स के, वो 4,500 की किताब थी, हमने भी खरीदी थी, कभी काम नहीं आई। वो फालतू की किताब खरीद ली, उसमें क्या है, वो रोटेशनल मोशन वगैरह होते हैं ना, वो सब पढ़ाए जाते थे। तो उस समय ट्रेंड था, एक्चुअली ट्रेंड था, लेकिन अब ट्रेंड नहीं है, अब एनसीईआरटी बेस करते जा रहे हैं। एक समय पे ट्रेंड था, अब ट्रेंड नहीं है, अब बेसिक्स, केवल बेसिक्स और थोड़े सवाल टफ, बस उतना ही है, उससे ज्यादा नहीं है। तो बेसिक्स पे भी ध्यान देंगे, इसकी डिफिनीशन समझेंगे। डिफिनीशन क्या कहती है, समझ में आ गया सबको? डिफिनीशन क्या कह रहा है, लिखा दूं? ये मास m है मान लो, अभी लिखा देंगे, मास m है, तो इस पे कितना लग रहा होगा नीचे? mg, और ये एंगल मान लो थीटा, तो इधर कितना हो गया? ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना थीटा, तो ये क्या हो गया? mg cos थीटा, और इधर क्या हो गया? mg sin थीटा, और इधर क्या हो गया? नॉर्मल। और ये अगर इधर आ रहा तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगा? ठीक है, हो गया। चलो बनाइए इसको। इसमें एक लाइन लिखिए, इट इज एन एंगल with the horizontal, it is an angle with the horizontal। अच्छा इसको थीटा मत बनाओ, इसको अल्फा बनाओ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। अल्फा बनाओ बेटा, चेंज करिए थोड़ा सा, इसको बनाइए अल्फा। एंगल उसको क्या बनाया था पुराने वाले को?
हाँ तो इसको अल्फा बनाइए, इसको अल्फा, ये भी अल्फा और ये भी अल्फा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इट इज एन एंगल ब्रैकेट में अल्फा विद द हॉरिजेंटल on an inclined plane at which the object on the plane begins to slide, object on the plane begins to slide, ठीक है। तो देखिए बिगिंस टू स्लाइड है, मतलब स्लाइड हुआ नहीं है, अभी स्लाइड जस्ट होने वाला है, अभी स्लाइड हुआ नहीं है। तो जब ये स्टेबल कंडीशन में है, तो फ्रिक्शनल फोर्स F उधर लग रहा है, इधर कितना लग रहा है mg साइन अल्फा। क्या मूवमेंट हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो मैं बोलूंगा दोनों फ्रिक्शन क्या है, बराबर है, दोनों फोर्स क्या है, बराबर है। तो मैंने बोला कि F बराबर क्या हो जाएगा, mg साइन अल्फा। अच्छा ये नॉर्मल और इधर कितना mg कॉस अल्फा। अच्छा इधर मूवमेंट हो रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, क्या नहीं हो रहा? तो n बराबर क्या होगा, n बराबर mg कॉस अल्फा, ये 1 और ये 2, तो 1 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, f अपॉन n बराबर क्या, tan अल्फा, ये हो गया 3। और म्यू बराबर क्या, रुक जाओ पहले रुक जाओ, f अपॉन n बराबर क्या हो गया, और म्यू बराबर म्यू f बाई n बराबर क्या, बराबर म्यू। तो म्यू बराबर क्या हो गया, tan अल्फा। म्यू बराबर क्या हो गया, tan अल्फा। तो अल्फा बराबर tan इनवर्स म्यू, और अल्फा क्या है, एंगल ऑफ स्लाइडिंग और रिपोज, एंगल ऑफ स्लाइडिंग और रिपोज, ठीक है। म्यू क्या है, अल्फा क्या है, एंगल ऑफ स्लाइडिंग और रिपोज, और थीटा क्या था, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब दोनों देखो, म्यू बराबर tan थीटा पहले निकाला, यहां पे म्यू बराबर tan अल्फा, तो थीटा बराबर क्या, अल्फा। यानी कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज क्या है, सेम है। क्या उनकी वैल्यू सेम है, क्या है, उनकी वैल्यू सेम है। क्या वो क्वालिटेटिव, दो चीजें होती हैं, एक क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव, मतलब उनकी क्वांटिटेटिव कैलकुलेशन क्या है, सेम है, बट क्वालिटेटिव डिफरेंस है दोनों में। क्या है, क्या शब्द का पकड़ पा रहे हैं आप लोग? क्वालिटेटिव का मतलब उनकी क्वालिटी, यानी कि उनकी बेसिक डिफिनीशन क्या है, चेंज है, अलग अलग है, दोनों का मतलब क्या है, अलग अलग है। और एंगल और लेकिन क्वांटिटेटिव डिफिनीशन मतलब कैलकुलेशन के लिए हम क्या देख रहे हैं, दोनों क्या है, सेम, दोनों क्या है, सेम है। बात समझ में आ रही है? तो लिख लो, इतना लिख लो, फिर आगे लिखाते हैं। एज वी नो म्यू बराबर tan थीटा एंड म्यू बराबर tan अल्फा, सो tan थीटा बराबर tan अल्फा, सो थीटा बराबर अल्फा। तो इसका मतलब एंगल ऑफ फ्रिक्शन is equal to angle of repose, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बराबर एंगल ऑफ रिपोज और स्लाइडिंग, दिख रहा है, थोड़ा छोटा हो गया, लिख लोगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज।
चलिए हो गया। तो थ्योरी बेटा खत्म हो गई, फ्रिक्शन की थ्योरी, बातें नहीं, क्या बातें चल रही हैं मुझे ही बताओ। बाल नोच रही है, अच्छे से नोचो। देखो कोई काम हल्का मत करो, लड़ाई करो तो अच्छे से करो ना, फिर तुम दोनों के पेरेंट्स को बुला के मैं बात करूं। थोड़ा सा नोच लिया क्या फायदा हुआ, छोटी छोटी काट लो, अच्छे से नोचो ना। थोड़ा बवाल करो तो बड़े लेवल पे करो, छोटे लेवल पे क्या मजा आएगा। मेरा भी थोड़ा इंटरेस्ट हो पढ़ाई से अलग हटके, मैं ही बोर हो जाता हूँ बड़ा बड़ा के। चलो आगे चले, थ्योरी खत्म हो गई, तो अब क्या है, सवाल आ गया। सवाल स्टार्ट करते हैं। तो कल दोबारा ये थ्योरी आप सब लोग पढ़ के आएंगे, अभी कराऊंगा एक दो सवाल कल ला देता हूँ। थ्योरी अच्छे से पढ़ के आएंगे, फ्रिक्शन खत्म। अब हमारा क्या बचा, न्यूटन लॉ ऑफ मतलब सर्कुलर मोशन बता। अब मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा मुझे बताना भी था आप लोग को कुछ चीज। जैसे कुछ बच्चों को लग रहा है कि थोड़ा सा सिलेबस धीरे चल रहा है, बट ऐसा नहीं है। देखो टोटल हमको क्या पढ़ना है मैं बता रहा हूं, सुन लो, बातें नहीं। 29 टॉपिक्स पढ़ने हैं हमको, कितना, 29 टॉपिक्स, जिसमें पहला मैं बोलता जा रहा हूं, सुनिए। बेसिक मैथमेटिक्स, यूनिट डायमेंशन, वेक्टर, रेक्टिलिनियर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, रिलेटिव मोशन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, वर्क पावर एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल डायनेमिक्स, प्रोपोर्शनल ऑफ बल्क मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, एसएचएम, स्ट्रिंग वेव, साउंड वेव, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशनल, कैपेसिटर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी, एरर मिररमेंट, एरर मिररमेंट भी हमारा हो गया, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर एंड कम्युनिकेशन, ऑप्टिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, इतने टॉपिक्स हैं। तो वी आर ऑन 8 टॉपिक हो गए हमारे। और क्या बचा, 9 टॉपिक हो गए एरर एंड मेजरमेंट को लेके। कौन कौन से गिना देता हूं, बेसिक मैथमेटिक्स, यूनिट डायमेंशन, ठीक है, और वेक्टर, रेक्टिलिनियर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, रिलेटिव मोशन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, बचा 8 हो गए, और एरर एंड मेजरमेंट, ठीक है। 9 टॉपिक्स हो गए, तो 29 में 9 हो गए हैं, 29 में 9 हो गए, तो बहुत लेट नहीं है। आप लोग को बहुत धीरे धीरे पढ़ाया भी तो है। बात ये समझिए, आपका लेवल बहुत कमजोर था, अब तो जाके थोड़ा बहुत उठ के आए हो तुम लोग, थोड़ा बहुत समझने के लायक हो, कुछ पढ़ा देता हूँ समझ में आ जाता है ना। तो अब है, लेकिन बहुत डिले नहीं। 29 में ये मैंने अपना डिटेल बना रखा है कितने टॉपिक हमें पढ़ाना है, तो इतना हो गया है, 9 टॉपिक्स हो गए हैं। अब हम क्या 10th टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद के टॉपिक बहुत तेजी तेजी से चलेंगे, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। और जो 12th के टॉपिक्स है ना, वो बहुत ईजी हैं, जो टफनेस है वो इसी में है। उसके आगे आगे भी टफ है, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि नहीं टफ है, लेकिन इधर जो मेहनत कर लोगे ना बेटा, मैकेनिक्स जितनी अच्छी कर लोगे ना, उतना तुम्हारा और टॉपिक भी और इजी हो जाएगा। मैकेनिक्स, अच्छा मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक जुड़े हुए हैं। कभी कभी मैकेनिक्स का आधा सवाल को टफ करना है तो क्या करेंगे, 2 टॉपिक को इंटरलिंक करके दे देंगे। सवाल को इंटरलिंक, ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक सवाल मिक्स कर देते हैं, इंटर मिक्सिंग ऑफ कॉन्सेप्ट, वो बहुत टफ सवाल बन जाता है ना। एकदम थोरो, एकदम इसी टॉपिक का नहीं, 2 टॉपिक मैकेनिक्स और क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक को मिक्स करके दे देंगे। ऐसे मिक्स होता है, ऑप्टिक्स में भी मैकेनिक्स मिक्स हो जाती है। कहीं मिरर है वो दौड़ रहा है इतने वेलोसिटी से, रिलेटिव वेलोसिटी आपको हर जगह मिलेगी ना। तो जितना मैकेनिक्स स्ट्रॉन्ग कर लो, उतना तुम्हारा टॉपिक क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और लगभग 8-9 टॉपिक हो गए हैं, तो उसमें घबराना नहीं है। हमारा बेसिक अच्छे से मजबूत हुआ है, अच्छे से हमने समझा है, और धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और नए बच्चे जो हैं वो भी घबराएंगे नहीं। नए बच्चे, शाम के वाले बैच में मैंने बेसिक मैथमेटिक्स ही खत्म की है, अभी वही खत्म हुआ है ना, वेक्टर खत्म हुआ है। आज मैं यूनिट डायमेंशन स्टार्ट करूंगा, तो शाम के बच्चे उसमें पढ़ लेंगे, जो नए बच्चे हैं वो अपना रिवीजन उसमें कंटिन्यू करें, ठीक है। बाकी इसमें आओ, जो नए बच्चे हैं वो यहाँ से पकड़ लें, फ्रिक्शन से पकड़ लीजिए, आप यहीं से आप करने लग जाए। बाकी रिवीजन के लिए शाम की क्लास में करिए, 6:30 बजे वाली जो क्लास है, 6:30 से 7:45 बजे, 7:30 पौने 8 तक पढ़ाता हूँ, तो उसमें रिवीजन करिए। भाई आप लेट आए हैं तो आपको मेहनत भी तो करनी पड़ेगी, उसके लिए मैं जिम्मेदार तो नहीं हूँ ना, वो तो करना ही पड़ेगा। चलिए ठीक है, चलो एक क्वेश्चन दे देता हूं, घर से करके लाइएगा आप लोग। क्वेश्चन दे दूं, चलो लिखो, फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल, फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ब्लॉक, फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ब्लॉक as shown in the figure, as shown in the figure before
बिफोर इट स्टॉप, बिफोर इट स्टॉप। बिफोर इट स्टॉप, ठीक है। देखो सर आए नहीं होंगे तो पढ़ा देता हूं। विष्णु सर, सर नहीं आए क्या अभी? अच्छा, चलो फिर कर ही लेते हैं। बताओ क्या होगा, क्या दे रखा है यहाँ पे, म्यू के दे रखा है, क्या दे रखा है, म्यू के दे रखा है, और ये क्या है आगे, एफ के निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, एफ के। अगर एफ काइनेटिक होगा तो क्या होगा, म्यू के इंटू एन। म्यू के कितना 0.5 और एन बराबर क्या, एम जी। एम नहीं दे रखा क्या, हाँ दिया तो है, 100। 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 50 न्यूटन, 50 न्यूटन, ठीक है। और ये 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आगे जा रहा, फोर्स नहीं दिया हुआ है, फोर्स नहीं दिया है तो हम क्या मानेंगे, जीरो मानेंगे। एक बात और समझ लीजिए, फ्रिक्शन फोर्स है तो मैंने बोला अप्लाइड फोर्स के अपोजिट लगता है, ये तो मैंने बता दिया आपको। लेकिन एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में है कि जिस दिशा में इसका मूवमेंट हो रहा होगा उसके क्या लगेगा, अपोजिट लगेगा, उसके अपोजिट लगेगा। यहाँ पे फोर्स नहीं दिया, नहीं है, दिया नहीं का मतलब क्या, फोर्स लगा के इसको मूवमेंट करा दिया। अब जब मूवमेंट कर रहा है तब उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। जैसे बॉल को आपने फोर्स पे क्या किया, हिट किया, अब बॉल जब हवा में है तो क्या फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा, उस समय उस पर फोर्स नहीं लग रहा है। या मान लो गेंद को तुमने सरका दिया, तो जब उसको सरकाया तब तो फोर्स लगा, लेकिन ड्यूरिंग द जर्नी फोर्स, तो मूवमेंट तो हो रहा है, फोर्स नहीं लग रहा है बट मूवमेंट तो हो रहा है। और मूवमेंट अगर हो रहा है तो हमारा क्या आ रहा है, फ्रिक्शन आएगा। तो कहां आएगा, मूवमेंट के अपोजिट, मूवमेंट के अपोजिट। अब कुछ बच्चे कहें सर यहाँ अप्लाइड फोर्स दिया नहीं, हम किधर लगा देंगे फ्रिक्शन, किधर लगा दें भाई फ्रिक्शन, अप्लाइड फोर्स तो दिया ही नहीं है, डायरेक्शन दी है मोशन की, मोशन की डायरेक्शन किधर है, उसके अपोजिट लगाइए। चलिए लगाते हैं, इधर लगाया एफ, सपोज दैट इधर क्या लगा है, एफ मान लो लगा है, मोशन आ गई है ना, तो नेट फोर्स ये हो गया एम इंटू ए, होगा ना। ये कितना है हमारा 0, ये कितना है एफ के, मास कितना 10, और ये क्या ए, तो ए की वैल्यू क्या 50/10, कितना हो गया -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा ये एक्सेलरेशन की रिटार्डेशन, रिटार्डेशन फ्रिक्शन इसको रोकेगा ही, तो नेट फोर्स से आ भी रहा है हमारा ना, नेट फोर्स लगा देंगे तो आ भी रहा -5। अब देखो कौन सा मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, फॉर्मूला कौन सा, v स्क्वायर बराबर, 3 फॉर्मूले पढ़े, v बराबर u प्लस 80, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, और s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी क्या बेटा, देखो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है कितनी 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना -5, और s हमें निकालना है, तो s बराबर क्या हो जाएगा 100/10, कितना 10 मीटर, कितना आ गया s बराबर 10 मीटर। क्या समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है। तो अब फ्रिक्शन के ही हम लोग को सवाल करने हैं, फ्रिक्शन के सवाल करा के और सर्कुलर मोशन का स्टार्ट कर देंगे। या तो देखते हैं फ्रिक्शन में थोड़े अच्छे देखो, जितना आप लोगों ने अभी पढ़ा है ना, पुली ब्लॉक सिस्टम, ये सिस्टम वो सिस्टम, सब पे फ्रिक्शन लग सकता है ना। तो फ्रिक्शन के सवाल बहुत अनलिमिटेड हैं, कितने भी कराएंगे, देखो जितने टाइप के करा पाएंगे उतने कराएंगे। कल सवाल ही कराते हैं, थोड़ा फ्रिक्शन का एक बार करा दें अच्छे से, तब आगे बढ़ते हैं।